गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज थर्ड डे हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के सभी प्रश्नों को एक एक कर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है, ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। यहाँ पे ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक ने, नंबर बी है नीरेनबर्ग ने, नंबर सी है जैकब तथा मोनॉड ने और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑपेरॉन मॉडल क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है जीनों का ऐसा समूह जो डीएनए के फंक्शन का नियंत्रण करे, ऑपेरॉन कहलाता है। मतलब कि जीन के कई ग्रुप्स हैं जो एक साथ मिलके क्या करते हैं, डीएनए के फंक्शन का नियंत्रण करते हैं, उसे ही हम ऑपेरॉन मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को सबसे पहले प्रस्तावित करने का काम फ्रेंच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैकब तथा मोनॉड के द्वारा सन 1961 में किया गया। 1961 में जैकब तथा मोनॉड द्वारा ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया गया था। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में ये दोनों नाम कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि ये नाम है सी में, तो हमारा सही ऑप्शन है जैकब तथा मोनॉड। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, अर्थात वायरस से कौन सी बीमारी इसमें से नहीं होती है। ऑप्शन है मम्प्स, बी है इन्फ्लुएंजा, सी डिप्थेरिया और नंबर डी है मीजल्स। आइए हम एक एक कर इन सभी बीमारियों को देखें और देखें कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो इसमें विषाणु से यानी वायरस से नहीं होती है। तो पहला है मम्प्स। मम्प्स से खासकर बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसे हम गलसुआ के नाम से भी जानते हैं, जिसे पूरा गाल फूल जाता है बच्चों का, यहाँ दर्द करने लगता है। तो ये मम्प्स वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये बच्चों को खास करके होती है, गलसुआ के नाम से या गलसोथ के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये तो वायरस से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे मम्प्स तो होगा नहीं क्योंकि मम्प्स वायरस से होने वाली बीमारी है। आते हैं इन्फ्लुएंजा पे। तो यहाँ पे है इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, जिसमें खास करके जाड़े के दिनों में हम लोग देखते हैं ये रनिंग नोज़ होना, नाक से पानी बहना, बुखार होना, कफ होना, फ्लू का होना है। जो भी फ्लू है, फ्लू चाहे कोई भी हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी फ्लू वायरस से ही होता है। तो ये भी क्या है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो ये भी नहीं होगा। अब चले देखते हैं डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। और फिर है मिजल्स। तो मिजल्स भी वायरस से होने वाली बीमारी है, तो ये भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। यानी कि वायरस से न होने वाली बीमारी में डिप्थेरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, निम्न में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो पशुपालन के अंतर्गत नहीं आती है। पहला है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग पशुपालन के अंतर्गत ही मानते हैं, तो ये गलत ऑप्शन होगा। कुक्कुट पालन भी पशुपालन के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। और मत्स्यिकी, मछली का पालन भी पशुपालन का ही एक अंग है, तो ये भी गलत होगा। कार्बनिक खेती बिल्कुल अलग हो गई बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये ऑप्शन सही है जो पशुपालन के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाता। अब अगला है, निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इसमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में योगदान नहीं दिया था। पहला है लुई पास्चर को तो हम लोग जानते हैं कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। पैस्चुराइजेशन की खोज के साथ साथ इन्होंने रेबीज वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन, कलरा के वैक्सीन,
इत्यादि की भी खोज की थी। तो इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब आगे है जेडी वाटसन। तो वाटसन और क्रिक दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, तो जेडी वाटसन भी उसमें थे जिन्होंने दिया था ये डीएनए का मॉडल दिया था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने भी योगदान दिया, इसलिए इसे भी हम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं रखेंगे। आगे है स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड प्रेशर को मापा और दिखाया कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर डालती है, तो इस चीज़ की उन्होंने खोज की। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया था, तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा। स्टीफन हेल्स के द्वारा वेंटिलेटर का भी खोज किया गया था। और स्टीफन हेल्स, इन्हें तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता के नाम से ही हम लोग जानते हैं। रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के पिता के नाम से जानते हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के खोज के लिए अपने घर पे ही प्रयोगशाला का निर्माण कर लिया था। तो दो व्यक्ति इन्हें, जैसे कि एक ये हो गया रॉबर्ट कोच जो कि ऑप्शन में नहीं होंगे, तो इन दो व्यक्ति, इन्हें लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच, इन दो व्यक्तियों को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में, संयुक्त रूप से इन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी के पिता के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा स्टीफन हेल्स, जिन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापा और साथ ही साथ वेंटिलेटर की भी खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जो हमें दिया गया है एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है mRNA, tRNA, rRNA या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये एंटीकोडॉन क्या होता है, लेकिन एंटीकोडॉन को समझने के लिए हमें कोडॉन को समझना आवश्यक है। हम देखें, कहता है कि कोडॉन 3 नाइट्रोजनी क्षारों का एक क्रम है जो mRNA में उपस्थित होकर एमिनो एसिड का कोड करता है। कोई भी एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, इसके लिए कोड की प्राप्ति हमें कोडॉन से होती है, जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से, mRNA के निर्माण के लिए जो भी कोडॉन प्राप्त हो, mRNA में उपस्थित होता है, ये कोडॉन जो निर्धारित करता है कि कौन सा एमिनो एसिड बनेगा। तो यहाँ पे एमिनो एसिड, जैसे कि मान लिया जाए, पहले से हम लोग जाने क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि एडेनिन यूरासिल के साथ जुटा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुटा होता है। तो यदि कोडॉन के रूप में कोई चीज़, जैसे मान लिया जाए कि कोडॉन के रूप में यहाँ पे ए उपस्थित है mRNA में, तो उस ए को सही क्रम में बनाए रखने के लिए एंटीकोडॉन की आवश्यकता होती है, और वो एंटीकोडॉन होगा tRNA पे उपस्थित होगा। तो देखिए, जैसे एडेनिन यूरासिल के साथ जुटा है, तो इन तमाम एडेनिन्स को ये एंटीकोडॉन यूरासिल के साथ यहाँ पे जोड़ के रखेगा। यानी कि एंटीकोडॉन क्या होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम जो tRNA में उपस्थित रहता है तथा करेक्ट कोडॉन की पहचान करता है। कोडॉन में का क्रम सही रहे, सही कोडॉन अपने जगह पे रहे, इसकी पहचान एंटीकोडॉन के द्वारा ही की जाती है। जैसे आप ऐसे समझ लें कि हजारों गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है कि उसकी माँ कौन है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी चीज़ आए तो ये एडेनिन पहचान लेगा कि यूरासिल कहाँ है और उसी जगह पे जाएगा, यूरासिल पे ही जाके जुटेगा वो। तो ये जो एंटीकोडॉन होता है वो tRNA में पाया जाता है, जबकि कोडॉन जो उपस्थित होता है वो mRNA में उपस्थित होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है, तो पहला दिया गया mRNA, तो mRNA तो होगा नहीं। अब दिया है कि tRNA, तो tRNA में एंटीकोडॉन होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारों का
क्रम जो है जो tRNA में उपस्थित होता है एंटीकोडॉन, तो tRNA हमारा सही ऑप्शन है। rRNA भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है, मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलगनता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था, तो हमारा ऑप्शन होगा आनुवांशिकता का नियम। सहलगनता के विषय में जो खोज की थी मॉर्गन ने, उन्होंने खोज की थी इसके बारे में, आनुवांशिकता के बारे में खोज की थी मेंडल ने। अगला प्रश्न है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो पृथक्करण का नियम है ये मेंडल के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जिसे हम जानते थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र आव्यूहन का नियम उसका दूसरा नाम था, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, यानी प्रभाविता का नियम इसमें गलत होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी नहीं होगा, ये स्वतंत्र आव्यूहन का नियम या पृथक्करण का नियम के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो नई प्रजातियां किसी चीज़ में तब तक नहीं बन सकती जब तक उसके स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में या जीन के स्ट्रक्चर में जब तक कोई परिवर्तन ना आ जाए तब तक नई प्रजातियों का निर्माण नहीं हो सकता। और जीन में परिवर्तन होना तभी संभव है जब प्रतियोगिता से तो जीन में परिवर्तन होगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। वहाँ उत्परिवर्तन के द्वारा होता है, तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा उत्परिवर्तन हुआ। विलगन से भी नहीं होगा और निरंतर विविधता चाहे कितनी भी आ जाए, नई प्रजातियों का निर्माण नहीं हो सकता जब तक कि जीन में परिवर्तन न हो। और जीन में परिवर्तन सिर्फ उत्परिवर्तन के कारण ही हो सकता है, निरंतर विविधता से उसको कुछ बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नई प्रजातियों का निर्माण नहीं होने वाला। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन है हमारा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। प्रश्न संख्या 29 हमसे पूछा गया है कि ऋतु चक्र किसमें होता है, यानी कि इसमें से कौन सा वो जीव है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। तो हम ये जानते हैं कि ऋतु चक्र की प्रक्रिया उन सभी जीवों में होती है जो प्राइमेट्स हैं, मतलब वैसे जीव जो अपने बच्चों को ऊपरी पार्ट से दूध पिलाते हैं, मैंने स्तन का जो स्तन है वो ऊपरी पार्ट की तरफ हो, तो वैसे जीव प्राइमेट्स कहलाते हैं और उन सभी में ऋतु चक्र की प्रक्रिया होती है। लेकिन वैसे जीव जो नॉन प्राइमेट हैं, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने का काम अपने शरीर के ऊपरी पार्ट से न करके नीचे वाले भाग की तरफ से करते हैं, उन्हें हम नॉन प्राइमेट कहते हैं, जैसे बकरी, गाय। तो उन सब में ऋतु चक्र नहीं होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है। तो यहाँ पे मनुष्य भी प्राइमेट है, बंदर भी प्राइमेट है और चिंपैंजी भी प्राइमेट है, यानी कि ऋतु चक्र की प्रक्रिया इन सभी में होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा इन सभी में ऋतु चक्र की प्रक्रिया होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन अमीबा में, पैरामीशियम में, ए तथा बी दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा पहले क्या होता है कि 2 खंडों में बढ़ जाता है, तो अमीबा में तो होगा ही। साथ ही साथ पैरामीशियम में भी द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसमें एक पैरामीशियम पहले यहाँ उसका जो न्यूक्लियस है वो लंबे होकर 2 भागों में बढ़ जाता है और यहाँ से ये फिर पुनः 2 भागों में ट्रांसवर्स रूप में टूट के अलग अलग हो जाता है। तो यानी कि अमीबा में भी द्विखंडन की प्रक्रिया, बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया होगी और पैरामीशियम में भी होगी, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ए तथा बी दोनों में ही बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया, द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो आशा है आज के इस
क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।